हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक फिर से नई वीडियो हम बोलेंगे। और वो टॉपिक है बेसिकली सार्क, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मुझे अभी तक थोड़ा नाम तो याद नहीं है, बट आई एम वेरी थैंकफुल दैट चाइल्ड, जिस बच्चे ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ये बोला। और मैंने उसे कमिट भी किया था कि आज शाम, अब शाम तो नहीं, अभी फ़िलहाल 11 o'clock का टाइम हो चुका है, इनफैक्ट 11:30 हो चुके हैं रात के। और फिर भी मुझे है कि आज वीडियो अपलोड करना है, हो सकता है उस बच्चे का कल पेपर हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की कुछ और वीडियोस हैं जिनका डाटा आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आप डायरेक्ट मुझे बोल सकते हैं कि यू वांट दिस, तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सार्क की फुल फॉर्म बताइए, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपसे आपका टीचर पूछता है कि आप वाइवा देने आए हैं, आपने ये टॉपिक रेडी किया है, तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर ये पूछा जाए कि सार्क जो है कब इस्टेब्लिश की गई थी और कहाँ पर की गई थी, तो हम कहेंगे 8 दिसंबर 1985, जैसा कि मैंने अपना डाटा यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, 8 दिसंबर 1985 को। और ये ढाका में इस्टेब्लिश हुई थी। ढाका के पीछे की कहानी भी बता दूंगा, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है कि ढाका को ही क्यों चूज किया गया। और साइनिंग द सार्क चार्टर, सार्क का एक चार्टर होता है, जैसे एक उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया था सार्क चार्टर, उसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। When the idea of regional cooperation इन साउथ एशिया रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए जैसे 1985 में तो ये बनी, लेकिन ये इसका मतलब आइडिया तो पहले दिमाग में आया होगा कि क्यों ना साउथ एशिया की जो कंट्री है मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो ये आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कब आया था? ये आया था 1980 में, जैसे कि मैंने भी अपना यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ 7 फाउंडिंग मेंबर्स, जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं 7 फाउंडिंग मेंबर्स के, वो मिलते हैं इसी पर्पस के लिए। लेकिन कब मिलते हैं? तो यहाँ पर हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है कोलंबो में मिलते हैं। कोलंबो तो आपको पता होगा श्रीलंका में है। और कब मिलते हैं? 1981 में। मीटिंग इनकी फॉर द फर्स्ट टाइम होती है 1980 में, लेकिन इसी पर्पस के लिए जो इनकी मुलाकात होती है 7 फाउंडिंग कंट्रीज के सेक्रेटरीज की, वो होती है कोलंबो में 1981 में। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेक्रेटरीट एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपने बताना है कि ये काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल, नेपाल के अंदर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। न्यू मेंबर ऑफ सार्क इन 2005, यानी कहने का मतलब कि 2005 में एक नया मेंबर बना है सार्क का, सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। और वो कौन सा है? वो कंट्री अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था सार्क कब? 2005 में, जो इनकी 30th यानी 30th एनुअल समिट में, 30th एनुअल समिट में वो इन्होंने ज्वाइन किया था अफगानिस्तान कंट्री ने। कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं जो सार्क के ऊपर अपनी नज़र रखती है। तो ऑफकोर्स उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम तो आ जाएगा यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉरिशस, म्यांमार और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और इसके अलावा जापान, जापान भी जो है वो सार्क के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखी हुई है, क्योंकि साउथ एशिया में आने का रास्ता ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क हैज बीन कॉल्ड द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन चाइल्ड, दिमाग, किसके दिमाग की उपज है ये सार्क के बारे में सोचना। तो इसका जो राइट आंसर चाहेगा वो है जिया-उर रहमान। जिया-उर रहमान आपने सुना होगा नाम, अगर आपको बांग्लादेश की स्टोरी थोड़ी सी याद हो तो यस ऑफ कोर्स ये वही लीडर हैं। और इन्होंने सबसे पहले सोचा था सार्क के बारे में कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो अपना कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और उसके बाद फिर 7 कंट्रीज ने, जो इनकी सेक्रेटरीज हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और उन्होंने फर्दर प्रोसीडिंग को रास्ता दिखाया था। अब आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सार्क की। जैसा कि ऑलरेडी हमने मेंशन किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क। कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस को लेकर वो बनाई गई है। तो जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो कोई मर्जी, चाहे देखो यूरोपियन यूनियन भी है, वो अपने उस पर है, लेकिन नेटो फोर्सेस का लगा लीजिए,
ये लोग आपस में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं ट्रेड को लेकर, कि व्यापार हमें करना है, एक दूसरे की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। यही मेन फीचर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं कि जो लोगों का हमें वेलफेयर देखना है, उनका भला देखना है, साउथ एशिया के लोगों का, और उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को बेटर करना, मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है उन्हें। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट दे सकते हैं टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ानी है, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी इस रीजन के अंदर करनी है। इसके अलावा टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, कि जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन भी थोड़ा सा हमें और बेटर करना है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं सार्क के, जो आपसे आपका टीचर पूछ सकता है कि बच्चों बताइए सार्क के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और ये मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, What is the full form of SAFTA? SAFTA, फुल फॉर्म ऑफ साफ्ता, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन। तो साफ्ता का मतलब है यहाँ पर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका मतलब क्या है कि जो साउथ एशिया की कंट्री हैं उनके लिए जो ये ग्रुप बना है सार्क का, कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू। वो अलग बात है कि चलो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का एक अलग मुद्दा चलता है जिसकी वजह से इनके व्यापार को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं। अदरवाइज कुछ कंट्रीज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, दे कीप ऑन मूविंग, उनका ट्रेड वैसे ही चलता है। एक और आपको सार्क के बारे में बताना कि अगर इसका देखिए तो वर्ल्ड का टोटल एरिया सार्क कंट्रीज का कितना है, 3% है, और अगर इसकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो 21% पॉपुलेशन जो है सार्क कंट्रीज में ही हैं, जो साउथ एशिया की कंट्री के अंदर ही हैं, और 3.8% इसकी जो ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, 3.8% सार्क का ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। ये वैसे मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच पॉलिसी ऑफ इंडिया, विच पॉलिसी ऑफ इंडिया, यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है, हाफ क्वेश्चन मेंशन किया है, वो लिंक करती है साउथ एशिया को विद द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया को, यानी हम ये देखें इंडिया की जो पॉलिसी है साउथ एशिया को, बिकॉज हम साउथ एशिया में, तो हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अगर जाएंगे तो हमने कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, और उसका एक नाम है, वो पॉलिसी का नाम क्या है, यस वो है इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये आपने माइंड में रखना है बच्चों कि लुक ईस्ट पॉलिसी है वो, जिसके तहत हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने का रास्ता सोचते हैं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बेटर हों, तो हम ईस्ट की तरफ देखते हैं इस पॉलिसी के तहत। और एक क्वेश्चन है लिमिटेशंस बताइए सार्क की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या हो सकती है। यानी चलो ठीक है, हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है, बेनिफिट ये है, कुछ प्रॉब्लम भी होगी। ये सार्क इज ग्रोइंग एट अ स्लो रेट, कहते हैं इसकी जो स्लो पेस है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा स्लो है, ड्यू टू द पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर स्टेट्स। क्योंकि हमारी, वही मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा मुद्दा रहता है कश्मीर को लेकर, या बांग्लादेश के साथ कभी कभार इश्यू हो जाता है कोई पानी को लेकर, तो थोड़ी बहुत कहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज रहती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोग्रेस का लेवल है, ग्रोथ का लेवल है, थोड़ा सा स्लो है। और कॉन्फ्लिक्ट, ये सेकंड पॉइंट हमारा आ गया, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लेड टू बायलैटरल इश्यू लाइक कश्मीर इश्यू। तो ये वन ऑफ द रीजंस भी हो सकता है जिसकी वजह से सार्क इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बेनिफिट यू ऑल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपकी नहीं भी करना तो कोई इश्यू नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, वो आपको 100% दे दी जाएगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अपनी फाइल अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।